हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 में बेटा आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन इज फाउंड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है और एक में पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, और बीच में जो पार्ट होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करो। तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और एक वायर है जिसमें से आई ऑफ टी जितना करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे हमने एक लूप कंसिडर की है जो आर रेडियस की है और ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये फिगर ए है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपिटल सी इज शोन विद द करंट फ्लोइंग आई ऑफ टी। तो यहाँ पे जो आई ऑफ टी है उसका मीनिंग है कि टी टाइम में आई करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में से। ठीक है, अभी कंसिडर ए लूप विथ रेडियस आर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ये जो लूप है वो ये कंसिडर करो कि जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। ओके, वो सेंटर इज ऑन दी वायर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दी वायर, जिसका सेंटर ये जो वायर है, ठीक है, उसके साथ परपेंडिकुलर हो। मतलब अगर ऐसी लूप है तो इसमें बीच में से वायर पास होता हो, तो इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है परपेंडिकुलर टू दी वायर। वो लूप है वो पूरी परपेंडिकुलर टू दी वायर होनी चाहिए, और वो जो लूप का सेंटर है वो वायर के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? बाय सिमेट्री। अभी देखो बीच में से पास हो रहा है, बीच में से वायर अगर पास हो रहा है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, दोनों साइड पे सभी साइड पे सेम होगा। तो बाय सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ लूप। और यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया है, वैसे Q, R, S, T जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो सभी पॉइंट्स पे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसलिए। ओके, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? तो चैप्टर नंबर 4 लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो सिग्मा आई, बट सिग्मा आई की जगह पे यहाँ पे अपने करंट लिया है आई ऑफ टी, इसलिए यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे? करंट टी टाइम में जो करंट है उतना अज्यूम करेंगे आई ऑफ टी जितना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सभी जगह पे पूरी लूप के कोई भी पॉइंट पे सेम है, इसलिए B को कॉमन निकाल दो। यहाँ पे जो DL है उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई ऑफ टी, तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आप जानते हो कि ये लूप पूरी सर्कुलर लूप है, और ये सर्कुलर लूप है और उसका रेडियस कितना है? R जितना रेडियस है, और सभी पॉइंट्स इस पे है, मतलब ये सरकमफरेंस हो गया। और सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई ऑफ टी। 2 पाई आर का जो टर्म है उसको नीचे जाने दो, तो B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई ऑफ टी डिवाइड बाई 2 पाई आर जितना फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी जो फिगर B है, मतलब A वाली फिगर, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे पहले तो देखिए कि बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वायर्स वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, वो यहाँ पे एम्प्टी पार्ट है। सो फिगर बी शोज अ लूप विच डू नॉट टच द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके साथ ये लूप टच नहीं हो रही है, मतलब वायर पीछे है और लूप ऊपर की साइड है, लूप और वायर एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, और फिगर सी में क्या है? कंसिडर द ओवल शेप्ड सरफेस इन बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखो ये ओवल शेप्ड है स्ट्रक्चर, और 2 प्लेट के बीच में ये ओवल शेप लूप रखी है अपने। तो फिगर बी एंड सी करंट डू नॉट फ्लो एज, मतलब बी और सी में से तो देखो कैसे है कि ये जो लूप है
और वायर है, एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, मतलब उस लूप में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। सो कंक्लूजन ये है कि ए लूप में से, ए वाली जो डायग्राम है उस लूप में से करंट पास हो रहा है, पर बी और सी में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो दो लूप जो अपने बी और सी में जो दी है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको BDL के फॉर्म में, वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ तो है BDL μ0 सिग्मा I, पर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें से करंट आपको 0 मिलेगा। तो BDL मतलब इसका लाइन इंटीग्रल भी 0 मिलेगा, दैट्स वाई उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी 0 मिलेगा। तो फॉर आउटसाइड, तो आउटसाइड का जो पार्ट था उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसलिए इसको नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। कौन सा है? नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। बट इनसाइड वी गेट द जीरो मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो इनसाइड पार्ट में जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिला, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो व्हाई इट हैपन्स सच लाइक दैट, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि कैपेसिटर तो वही है, बट बाहर की साइड का आउटसाइड जो पार्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, बट अंदर की साइड का पार्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो जो पॉइंट था वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मिसिंग टर्म। तो आगे भी क्वेश्चन हमने जो करवाया था एम्पियर सर्किटल लॉ का, उसमें बताया था एक टर्म मिसिंग है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क किया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन मार्क किया था वो मिसिंग टर्म आप डिराइव करो इन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड राइट इट्स डेफिनेशन एंड यूनिट। उसका डेफिनेशन और यूनिट लिखो। क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी कर देना, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर के बेस पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे इफ़ एरिया ऑफ प्लेट इज ए, अगर कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कैपिटल ए है एंड उसके ऊपर चार्ज Q है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा दो प्लेट के बीच में। तो फॉर्मूला हम जानते हैं सेकंड चैप्टर में, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कितना था फॉर्मूला? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी सिग्मा तो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसके रिप्लेस में हम लिख सकते हैं Q बाई A इंटू एप्सिलॉन 0। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर उससे हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स लिंक विद द क्लोज लूप इनसाइड द कैपेसिटर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अभी ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे रखा, तो उसमें से एरिया वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला फाई ई इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद द टाइम, क्योंकि हम बाहर से करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो उसमें चार्ज क्या होगा? टाइम के साथ वेरी होगा। तो करंट कितना मिलेगा? तो थर्ड चैप्टर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। ओके, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आया। अभी जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालनी है। सो क्या करेंगे, जो फ्लक्स वाला मतलब फर्स्ट इक्वेशन था उसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया तो फाई ई, उसका डेरिवेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, और Q का T के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया, जिसका आंसर हमारे पास I है, तो यहाँ पे I लिख दिया। अभी I को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे सामने चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अभी ये जो कैपेसिटर वाला पार्ट है उसमें से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक IC करंट है और दूसरा ID करंट है। तो IC करंट को एज इट इज़ रखा, और ये जो करंट हमें मिला है उसको हम ID करंट बोलेंगे। उसकी वैल्यू हमारे पास है एप्सिलॉन 0 डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है,
अभी हम यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया कि IC और ID, तो ये दोनों करंट कौन कौन से करंट है? तो IC करंट है वो है कंडक्शन करंट। वो किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो फ्लो होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और ID करंट है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कंडक्शन करंट है और ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो किसकी वजह से जनरेट होता है? तो ड्यू टू चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है उसकी वजह से वो करंट मिलता है अपने, ठीक है। तो IC और ID ये दो करंट्स आपको याद रखना है। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? तो लाइन इंटीग्रल B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो सिग्मा I। भी सिग्मा I मतलब टोटल करंट। तो टोटल करंट तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा है IC प्लस ID, तो यहाँ पे भी मैंने IC प्लस ID लिख दिया। म्यू ज़ीरो दोनों को मल्टीप्लाई किया दोनों करंट के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो म्यू ज़ीरो IC प्लस म्यू ज़ीरो ID की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे पास पूरा करंट है ID का एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी हो गया। तो ये जो टर्म था वो हमारा मिसिंग टर्म था, जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क किया था, तो वो था अपना डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी होता है उसके रिगार्डिंग होता है। तो बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कैपेसिटर, ठीक है। तो इससे इस फॉर्मूला से हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों के मैग्नेटिक फील्ड हम कैपेसिटर के फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।